नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सभी का प्राइम टीवी के डिजिटल चर्चा में। और अगर सियासत की बात करें तो कल जो चुनावी परिणाम आए हैं उससे कहीं ना कहीं सियासत में बहुत ही तेज तहलका मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में शानदार जीत की हैट्रिक लगाई है और अब राजनीतिकारों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में अपनी शानदार जीत दर्ज की है, 2024 लोकसभा चुनाव उसके लिए कहीं ना कहीं आसान होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और आईएनडीआई गठबंधन की बात करें तो तीनों राज्यों में फेल होता हुआ नजर आ रहा है और आईएनडीआई गठबंधन के लिए 2024 लोकसभा चुनाव अब कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण भरा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम अपने चुनावी माहौल की बात करें तो लगातार हम अपने चुनावी यात्रा में निकले हुए हैं। अलग अलग जिलों से आपको अलग अलग जिलों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ 5 सालों में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं, कि सांसदों के रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कह रहे हैं और वहाँ के सियासी माहौल क्या कुछ है, पार्टियों की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। और हम अपनी चुनावी यात्रा में आज हरदोई पहुंचे हुए हैं। हरदोई की अगर बात करें तो पौराणिक नगरी है, पहले इसका नाम हरदोई था लेकिन बाद में इसका नाम फिर हरदोई पड़ा। और अगर सियासत के लिहाज से देखें तो यहाँ पर 6 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की हुई है, 3 बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की हुई है और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में 2 बार से लगातार काबिज है और वहां के सांसद हैं जयप्रकाश। तो आज हम जानेंगे कि हरदोई में क्या कुछ सियासी मुद्दा उठने वाले हैं जमीनी स्तर पर, 5 सालों में कितना कुछ विकास कार्य हुआ है वहां पर और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ वहां पर पार्टियों की तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं मेहमानों का परिचय करवा देती हूँ। आरिफ खान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र कुमार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजवर्धन सिंह समाज से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के डिजिटल चर्चा में। सत्येंद्र जी, आप ही के पास मैं सबसे पहले आऊंगी। जिस तरीके से आपने कल चुनाव के परिणाम देखे हैं 4 राज्यों में, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। मैं कहीं नहीं दूर जाऊंगी, फिलहाल हरदोई की बात करते हैं। हरदोई में क्या कुछ समाजवादी पार्टी की रणनीति है इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? हरदोई की बात करो जाए, हरदोई में दोनों लोकसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी और उन तीनों राज्यों से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में हमारी बड़ा मजबूती के साथ चुनाव लड़े लेकिन इंडिया गठबंधन और वहाँ वोट बैंक भी अच्छा जो है, हम लोगों को वोट भी बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा परसेंटेज हमारा रहा। बिल्कुल ये तो था, लेकिन इंडिया गठबंधन में तो है ना आप। ये इंडिया गठबंधन की रह गई बात, इंडियन गठबंधन की बात ये बड़े नेता तय करेंगे। अब हम लोग आगे क्या दिशा निर्देश पार्टी देती है और क्या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पे विचार करते हैं, वो हम लोगों को जब बताया जाएगा या हम लोग उसमें चर्चा होगी तो वो बड़े नेताओं का मामला है। लेकिन जो 3 राज्यों की जो सरकार बनी है, मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के, उनके कार्यकर्ताओं के, कि उन्होंने मेहनत की और वो सफल हुए। हम लोग लगातार प्रयास किया और कुछ नेताओं के बड़बोलेपन से चुनाव हारे। ठीक है, तो नेताओं के बड़बोलेपन से आप चुनाव हार गए हैं। आरिफ जी, सत्येंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं 3 राज्यों में जिस तरीके से आपने शानदार जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहेंगे? आरिफ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आरिफ जी, अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अपने माइक को सही कर लीजिए। जी आरिफ जी बोलिए। आरिफ जी, अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। विजयलक्ष्मी जी, आपको आवाज, हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? जी मिल पा रही है। ठीक है। आरिफ जी, अभी भी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, शायद आपके ईयरफोन में कोई दिक्कत होगी, आप उसको निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है राजन जी, राजवर्धन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। समाज सेवी हैं आप, हरदोई में अगर बात करें तो अल्टी की कौन कौन से विकास कार्य आप देख पा रहे हैं और कौन कौन से काम वहां पर पूरे नजर आ रहे हैं, कौन कौन से आपको इन 5 सालों में काम अधूरे नजर आ रहे हैं? राजवर्धन जी। देखिए, बात लोकसभा के सांसद की अगर की जाए तो इन पिछले 5 सालों में सिर्फ सांसद जी अखबारों में और तस्वीरों में नजर आए, कहीं भी धरातल पे कोई काम उनके द्वारा नहीं किया गया।
कोई भी कार्य उनके द्वारा धरातल पे नहीं किया गया। एक सांसद होने के नाते उन्होंने जो रेल परियोजनाएं प्रस्तावित थी उनके एस्टीमेट केवल बना के अखबारों में बोल दिया। आज तक चूंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है, हकीकत तो ये है, और इनको राम के नाम पे वोट मिलना है और मिलता रहेगा। क्योंकि विपक्ष में जब तक एकजुटता नहीं आती है तब तक कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद को ये लोग हरा भी नहीं पाएंगे। और इस चुनाव का 2024 की जो हम बात करें, जो बीजेपी की टिकट लेके आएगा, टिकट के साथ ही उसको साथ ये बिल्कुल सत्य है। विपक्ष कहीं भी एकजुट अंदर है नहीं, और इससे विपक्ष कहीं भी इनको फेस नहीं कर पाएगा, ये क्लियर बात है। लेकिन विकास के नाम पे इनको वोट नहीं मिल रहा। इनको सिर्फ एक रणनीति कह लें, नाम पे कह लें, मंदिर के नाम पे कह लें, इस नाम पे इनको वोट मिलना है और इस नाम पे ये यहाँ का फिर पुनः जीत दर्ज कराएंगे। ठीक है आरिफ जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आरिफ जी, आरिफ जी आपके हेडफोन में शायद कोई दिक्कत है, आप उसे निकाल कर बात करिए। हेलो जी आरिफ जी। हेलो जी आरिफ जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है क्या? आप आवाज मिल रही, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप ईयरफोन निकाल दीजिए। उसके बाद आपने तो सुना ही होगा, राजवर्धन जी कह रहे हैं कि 5 सालों में हरदोई कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं। अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो कामों के विकास को लेकर तो नहीं जीत दर्ज कर पाएगी। मैं सबसे पहले तो 3 प्रदेशों की ऐतिहासिक जीत पर सभी को बधाई देता हूँ। अगर हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं है, तो 2014 से लेकर अब तक लगातार जीत पर जीत माननीय मोदी जी के चेहरे पर क्यों मिल रही है? ये जीत भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की, नेतृत्व की, अब गरीब जनता की जीत है। हमारी पार्टी के साथ गरीब, कमजोर, असहाय लोगों ने वोट देकर हमको मजबूत करने का काम किया है। अभी तक जो भी सरकारें रही उनमें सिर्फ गरीबों को ठगा गया, गरीबों के साथ धोखा किया गया, उनकी नीतियों को सिर्फ अखबारों में, कागजों में दिखाया गया। लेकिन मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गरीब, असहाय, कमजोर लोगों की नीतियों को बनाकर डायरेक्ट उनके तक पहुंचाने का काम किया है, जिसका नतीजा ये है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और आने वाला 2000 चुनाव भी 86 मतों से ही जीता जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो काम कहती है वही करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जीता काम किया, उनके खाते बुलाए, डायरेक्ट पैसा उन तक पहुंचता है। कोई काम हो, 3 मंत्री, जिस जिले का स्वास्थ्य उप मुख्यमंत्री है वहाँ एक्सरे टेक्नीशियन है, उस वजह से चुनाव जीता जा सकता है। रहता था, लेकिन अब ऐसा हो आपके पास में आऊंगी, उनको बोलने नहीं दीजिए। ठीक है, बोलिए आरिफ जी। अब ऐसा है कि गरीब, कमजोर, असहाय लोग जो है वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। मोदी जी जो अपना स्टेटमेंट देते हैं उन तक पहुंचता है। पहले के नेता ऐसे थे पार्टियों के, और उनकी सरकारें ऐसी थी कि वो कहते कुछ और थे, होता कुछ और था। ये कांग्रेस के लोग ही जानते हैं कि उनके नेता 1 रुपया में बेचता हो। हमारे बीच हमारे बीच जुड़ी हुई है। पूजा लक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि हरदोई में क्या कुछ वहां पर सियासी समीकरण दिख रहे हैं? आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, तो इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या कुछ वहां पर सियासी समीकरण आपके हिसाब से नजर आ रहा है? पूजा लक्ष्मी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम जोड़ने के लिए। जैसा कि हरदोई की राजनीति का अलग ही तरीके का एक राजनीति है यहाँ पे, और अगर इंडिविजुअल बात करें तो इंडिविजुअल बात करने की जगह नहीं बचती है, क्योंकि जो इस समय का समीकरण है, जो 3 राज्यों की जीत देखी जा रही है, तो जो मेन अभी मुद्दे हो रहे थे कि लोगों को बात कर रहे थे आपस में कि ये ऐसा क्यों होता है। सबसे मेन चीज होती है 3 संभावनाओं पे ज्यादातर लोग चुनाव में वोट डालने जाते हैं और सोचते हैं कि हमें ये चीज मिलेगी हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से। जैसा कि सबसे मेन इस समय जो है वो सुरक्षा का भावना है। अभी तक क्या होता था, लोग एक भय में जीते थे, और खास तौर पर महिलाओं को लेकर के जो बात आती थी, तो अगर जो हम जमीनी स्तर पे बात करते हैं, जब महिलाओं से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनके अंदर एक कहीं ना कहीं एक जज्बा ये आया है कि नहीं, अब हम आगे बढ़ के आ सकते हैं, समाज में एक हमारी भी अपनी एक पहचान है, काम कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखेंगे पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग तादाद में महिलाएं आती थी, लेकिन पिछले में
10 सालों से, या ये अभी एक लोकसभा पहले देख चुके हैं, 2 विधानसभा देख चुके हैं, तो जो चेंज आया है वो महिलाओं का बहुत तेजी से जो राजनीति में पदार्पण हुआ है और जो तेजी से वो लोग आ रही हैं। जब उनसे एक बात पूछी जाती है कि इससे पहले कभी क्यों नहीं ऐसा लगा था, तो उनका मानना है कि पहले हमें ऐसा लगता नहीं था, सुरक्षा नहीं लगती थी और इस दृष्टिकोण से हम लोग नहीं निकल पाते थे। आज अगर हम हरदोई जनपद की अगर बात करते हैं, जिस जनपद की हम बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे राजनीति के माहौल में देखें तो महिलाओं का बहुत तेजी से जो सहभागिता हुई है, लोग जो बाहर निकल के आए हैं, वो देखने को मिला। दूसरी चीज़ है बहन, मैं आपको बताना चाहूँगी हरदोई जनपद में, ये जनपद हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का क्षेत्र है, उनका पैतृक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा अव्यवस्थाएँ हेल्थ को लेकर के हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, बहुत सारी व्यवस्थाएँ उनकी चरमराई हुई हैं और जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे जाकर के तुरंत इलाज मिल जाएगा, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्स-रे कराने के लिए भी लोगों को सीतापुर जाना पड़ता है। अगर कोई भी यहाँ पे घटना घटती है, कोई भी चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए उसको सीतापुर के लिए रेफ़र किया जाता है। इतना बड़ा जिला होने के बावजूद 40-42 लाख की आबादी है यहाँ पे और डिप्टी सीएम का क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं, अभी डेंगू बहुत तेज़ी से यहाँ फैला था। नगर पालिकाओं की अगर हालात देखते हैं, सभी लोग आते हैं, बड़े-बड़े वादे करके आते हैं। नगर पालिकाओं की बात करते हैं तो फॉगिंग सिर्फ़ कुछ ही सेलेक्टेड अधिकारियों के दरवाजों पर या आस-पास जो अब बुद्धिजीवी हैं, अपने आप को समझते हैं या अपना एक मानते हैं कि ये हम इस लायक हैं कि हमारे दरवाजे तक जाएगी, तो वहीं तक गाड़ी जाती है। और जो आम जनता है, आम जनता के अगर आप गलियों में कहीं पे भी ये दिखवाते हैं, तो कहीं पे भी आपको ये नहीं मिलेगा कि फॉगिंग हुई है। डेंगू में बहुत लोग यहाँ रहे थे, बहुत सारी चीज़ अव्यवस्थाएँ नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी उस चीज़ को लेकर के, सिर्फ़ ये वादे हैं। खास तौर पे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में ही हुआ है, बहुत सारी अव्यवस्था यहाँ पे रही हैं। ठीक है, ठीक है। सतेन जी कुछ कहना चाह रहे थे, सतेन जी अपनी बात कंप्लीट करिएगा, फिर मैं आरिफ जी के पास आऊंगी। ठीक है, बोलिए सतेन जी। आप अभी कह रहे थे कि आप जैसे बात कर लो, अभी हम मध्य प्रदेश का चुनाव जीते हैं, इसलिए मैंने बधाई भी दी कि अब वहाँ 450 रुपए सिलेंडर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बोला। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको वोट नहीं दिया? उनको सरकार में लाने को उत्तर प्रदेश की जनता ने काम किया। क्या 450 रुपए में उत्तर प्रदेश की जनता को सिलेंडर दे? भाई ऐसा दो व्यवहार क्यों हो रहा है? क्या अभी हमारी बहन बोल रहे थे, क्या एक जिले का डिप्टी सीएम हो, 3 मंत्री हो, आज उसकी ये व्यवस्था, एक ये दशा हो गई है कि आप लाइन में खड़े रहो, घंटों खड़े रहो, कोई सुनने नहीं रहा। ये सरकार की हालत होनी चाहिए। एक एक्सरे कराने के लिए दर ठोकरे मरीज खा रहे हैं, गरीब दबे कुचले लोग सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वो दर में ठोकरे खा के सीतापुर जाते हैं। क्या ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? ये किस आज 7 साल की सरकार बनाई जा रही है, ये किसका काम है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसका उसका काम। अब कोई ना, अब बहन हमारी कह रहे थे डेंगू के लेके, डेंगू में मैंने कम से कम 50 लोगों की सिफारिश की, एडमिट नहीं रहते, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थे, इंजेक्शन से लेकर दवाइयां नहीं थी। ये किसका काम है? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सत्ता को आने का काम है। जी ठीक है सत्यन जी, ठीक है। आरिफ जी, आपने सुना विजय लक्ष्मी जी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो महिलाएं वहां पर बहुत ही ज्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की वहां पर हरदोई में बेहाल नजर आ रहा है। वही सत्यन जी आपसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है आरिफ जी जवाब दे दीजिए। मैं अपनी बहन की बात को पूरी तरीके से सुना मैंने। एक हर जिले, किसी जिले का मामला हो या देश का, सभी लोगों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। रही बात साफ सफाई की, हमारे हरदोई शहर में हमारे नेता माननीय नितिन अग्रवाल जी के नेतृत्व में नगर पालिका के अंदर जो काम हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। इस डिबेट में हरदोई के लोग बैठे हुए हैं, ये भली बात हर चीज जानते हैं कि नेता माननीय नितिन अग्रवाल जी, उनके बेटे नितिन अग्रवाल जी किस तरीके से काम को, जिले को खूबसूरत बनाने के लिए रातों दिन लगे रहते हैं। रही बात माननीय सांसद जी की, जो कि जयप्रकाश जी है, वो भी लगातार लोगों के बीच में रहते हैं।
ये तो प्रचार प्रसार की बात है, किसी को बदनाम करना। अगर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट क्यों दे रहे हैं? रही बात स्वास्थ्य को लेकर, अभी हमारे यहाँ ट्रामा सेंटर बनाया गया है, जिला अस्पताल में उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं, बिल्डिंगें नई बन रही हैं, डॉक्टर आ रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। डेंगू कहाँ नहीं फैला? यहाँ पे कहना चाहूंगी, 1 मिनट में कहना चाहूंगी, आज जो ट्रॉमा सेंटर की बात करते हैं, ट्रॉमा सेंटर को भी इस समय देख लिया जाए, कई बार उसकी खबरें नेशनल चैनल पे चली हैं, उसके बावजूद भी आज की जो देखिए स्वास्थ्य सुविधाएं और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, राजनीति एक अलग चीज हो गई है और ये समाज से जुड़ी हुई लोगों की बातें हैं। अगर हमारी जनता में अगर हम सही बात नहीं बोल सकते हैं, कितनी सारी समस्याएं रहती हैं, आपको पता है ये आरिफ भाई कि यहाँ पर जो एक्सरे कहाँ होने जाता है, एक आम जो व्यक्ति आता है, जो गरीब व्यक्ति आता है, वो आ जाता है सरकारी अस्पतालों में। लड़ाई झगड़े के एक्सरे सीतापुर में होते हैं, लड़ाई झगड़े के एक्सरे सीतापुर में होते हैं और नॉर्मली एक्सरे हरदोई में होते हैं। ये कोई नहीं कह सकता एक्सरा नहीं होता है। कभी मशीन खराब हो जाती है, कौन सी चीज खराब नहीं होती मैडम? ऐसा नहीं है। आपको लेकर ये मान रहे हैं, आरिफ जी मान रहे हैं कि इंसान एक मशीन की तरह से है, मशीन खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हो रही है, आपके किसी मंत्री या नेता या किसी अधिकारी के ऊपर हम आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। बात ये हो रही है कि जो हम व्यवस्थाओं की बात करते हैं, इसके लिए एक मैनेजमेंट होता है, एक हॉस्पिटल का एक मैनेजमेंट होता है, उस मैनेजमेंट की ये कमियां होती है। अगर उसको दुरुस्त किया जा सकता है, ये एक बेसिक जरूरतें हैं। आम जनता आपसे क्या चाहती है? आम जनता एक मिनट आरिफ जी, आम जनता क्या चाहती है? आपसे 2 ही चीजें चाहती है कि आप साफ सुथरे एक माहौल को रखें। अगर आपको नहीं पता है कि हरदोई जनपद में जब थोड़ी सी बारिश होती है तो हालात क्या होते हैं, विकास भवन जिसमें विकास नदियां बहती हैं, विकास भवन भी बह जाता है उसमें पानी में, और आपने देखा था कोई एक हरदोई ही स्पेशल नहीं है, जब बारिश होती है तो ऊपर ये देखिए एक लेआउट होता है, एक लेआउट होता है। आप बात को समझने की कोशिश करिए, एक लेआउट होता है, तैयार किया जाता है। इतने सालों में क्या ये एक लेआउट नहीं बना पाए कि पानी किस तरीके से निकाला जाए वाला? नहीं, आप भली बात ही जानती है हरदोई के बारे में कि हरदोई में जितना काम हुआ है इतना शायद किसी और शहरों में हुआ है, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे नाली का मामला हो। जी देखिए, हम आरिफ भाई को कहना चाहते हैं, बहुत पुराने जनसंघी हैं, जनसंघ से लेकर आज तक ये भाजपा में ही रहे हैं, दूसरे दल में नहीं गए। इनकी तनख्वाह हमने पक्की कर दी है क्योंकि इन्होंने वकालत बहुत ढंग से की। जो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य सेवाएं तो वास्तविकताएं बिल्कुल ही ठप पड़ी हैं। अभी डेंगू का प्रकरण चल रहा, तो मुझे हमारे पास डेंगू की वजह से हमारे यहाँ सैकड़ों लोग ने अपनी जान गंवाई। कोई भी स्वास्थ्य व्यवस्था, फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं थी कि जो फॉगिंग मशीन से धुआं तक कराया जाता। अब चूंकि ट्रामा सेंटर सपा सरकार में बना था, अभी तक उसमें डॉक्टर्स की जो व्यवस्था नहीं हो पा रही विधिवत, और जितने CSC हमारे चल रहे हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, देखिए हम किसी राजनीतिक दल विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, जितने ये CSC हैं वहां पर भी डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेज की कमी है, और इमरजेंसी में अगर हमारे यहाँ कुछ होता है तो सीधे लखनऊ भागना पड़ता हम लोगों को, या कहीं बाहर भागना पड़ता है। यहाँ पे टेम्परेरी रिलीफ भले मिल जाए। अभी हम बात कर ले हार्ट के भी कोई अच्छे डॉक्टर्स हमारे यहाँ नहीं है। सानू जी एक मिनट, हमने बहुत ध्यान से आपको सुना। सानू जी, हमने बहुत ध्यान से आपको सुना, मेरी बात का। स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे पूरी तरीके से ध्वस्त हैं, जो वास्तविकता हमारे यहाँ है। हाँ ठीक है, नरेश अग्रवाल जी हमारे जनपद के एक बहुत अच्छे नेता हैं, जो कि जिन्होंने देश और प्रदेश में हमारा नाम रोशन किया हमारे हरदोई जनपद का। जो चीज वास्तविक रूप से है, और जिस दल में वो रहते हैं उस दल को मजबूत भी करते हैं, ये भी वास्तविकता है। हमने पहले भी कहा कि यहाँ के जो हमारे लोकसभा के सांसद हैं, वो विपक्ष की जो एकजुटता नहीं, उसकी वजह से चुनाव जीतेंगे, और टिकट और सर्टिफिकेट दोनों उनको साथ में मिलेगा। ये भी हम क्लियर आपको कर दें, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अभी विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के कद के बराबर हो। और जब तक नरेंद्र मोदी जी के कद का कोई चेहरा नहीं होगा, इसी तरीके से अभी 3 स्टेट जीते हैं, ये सारी स्टेट जीतते चले जाएंगे, वास्तविकता भी है। क्योंकि विपक्ष में नहीं, बधाई आपको भी है, बधाई सबको है, क्योंकि जो अच्छा चीजें हैं वो बोलनी पड़ेगी, लेकिन ये वोट विकास के नाम पे नहीं है। मैं दोनों लोकसभा के नाम पर, और चुनाव नेता नहीं लड़ता है, चुनाव व्यक्ति जनता लड़ेगी। आप तो बहुत समाज सेवी है, आपसे वरिष्ठ समाज सेवी हरदोई जनपद में नहीं है, मुझे जो लगता है। आप भी गांव-गांव, गली-गली जाते हैं, आप देखिए कि किसान एक पल
नहीं रह पाता? क्या वो भूल जाएगा? क्या कितना बेरोजगार किसान नौजवान मजदूर कितना हो गया, वो क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और जो चुनाव लड़ेगा, जो जनता चुनाव लड़ेगी, ना कि अब कोई दल चुनाव लड़ेगा। अब किया है, अब बिल्कुल क्या है, ऐतिहासिक मतों से किसने वोट किया? वो जीत के कैसे आया वो मुझे और सबको पता है, आपको भी पता है। और अब 24 में क्या होगा वो समय तय करेगा और बताएगा कि वो विधानसभा चुनाव था, ये लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का जनता अपनी कमल को मुरझाएगी। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय हो चुका है। जनता कमल खिलाएगी। चुनाव तो देश का है मान्यवर, चुनाव तो पूरे देश का है, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है ये चुनाव तो पूरे देश का है मान्यवर। उत्तर प्रदेश में मजबूती से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को साफ करने का काम करेगी। तो मजबूती देख रहा हूँ, कितनी मजबूती है प्रदेश में समाजवादी पार्टी। पहले गठबंधन तो तय हो जाए, गठबंधन किसके साथ आपका? समाजवादी पार्टी का आज तक जो फीता काट रहे हैं वो समाजवादी का ही काट रहे हैं। एक चीज बताइए सानू जी, आप एक चीज बताइए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। काम किया। अरे एक बताइए, एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया हो। एक काम बता दीजिए भारतीय जनता पार्टी ने 6.5 साल में एक काम किया हो, बता दीजिए हरदोई में। भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉलेज बता दीजिए, एक हॉस्पिटल बता दीजिए, एक सड़क बता दीजिए। आपने कोई काम बताने को नहीं गया। 900 फोन आ रहा है, अटेंड आप एक काम बता दीजिए, एक काम बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब किसान को जो किसान अरे बता तो रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनावी बिगुल आता है 450 में दिया, क्या उत्तर प्रदेश में 450 में सिलेंडर देंगे? अरे सिलेंडर फ्री देते हैं हम। अरे कहाँ फ्री देते हैं? खाली कागज पे घोषणा करते हैं। कहा था दीपावली होली में देंगे, दिया? अरे बहन आप भी बताइए, दिया किसी को? कागज पे बहुत अच्छी बोलते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे यहाँ पार्टी ने जितना भी फीता उद्घाटन किया वो सब समाजवादी पार्टी की देन है। उत्तर प्रदेश की सम्मानित अरे जनता राम मंदिर वो तो भगवान सबके, हमारे भी आपके भी है। देश के लोगों को राम मंदिर मिलने वो तो राम जी 27 में मथुरा काशी मिलने जा रहा है। नहीं ठीक है थानू जी, ये बात तो सही, 27 में मथुरा काशी भी मिलेगा, ये तो बात सही है आपकी। किसको स्वागत है, जो जिसका है उसको मिलेगा। ठीक है, आप सभी से क्षमा चाहते हैं, हमारे टेक्निकल इशू कुछ चीजें आ गई थी। ठीक है, हम अपना चर्चा शुरू करते हैं। जी बताइए। एक आप भारतीय जनता पार्टी मुझे बता दे हरदोई जनपद में कि एक भी कोई काम नहीं या फोटो आपके पास हो तो दिखा दीजिए कि ये सांसद जी ने याद नहीं है आपको? हाथरस याद नहीं है, सीतापुर याद नहीं है, हाथरस आपको याद नहीं है? अच्छा आपको याद है? आपको भारतीय जनता पार्टी में रहते ये नेताजी की आपको याद है? ठीक है सत्यन जी, हो गया। विजय लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आऊंगी। अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए, जिस तरीके से आपने बताया, आरिफ जी भी कह रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, इसके बाद तमाम मुद्दे आपने भी उठाए स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन वाकई में महिलाओं के लिए अभी आप विकास कार्यों की बात करें तो हरदोई में क्या कुछ देख पा रहे हैं? जैसे कि नंदी जी, जो हरदोई जनपद है, यहाँ पर जागरूकता पहले से भी रही है और लोगों ने प्रयास भी किए हैं। काफी चीजें यहाँ से जब निकल के आई, 2 चीजें यहाँ पे बहुत मेन है। जैसे शिक्षा की बात करते हैं, अगर हम जिले की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट का सेक्टर हो, हरदोई जनपद ने इस चीज में नाम रोशन किया है। अभी कई सारे अवार्ड जनपद के खाते में गए हैं। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर अगर शिक्षा की बात करें तो उसका लेवल उस स्तर पर ठीक माना जाएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के जाती हैं बाहर, जो लोगों को पता चलती हैं। इसी के साथ साथ एक मुद्दा और मैं आपको बताऊंगी कि जो विकास के मुद्दे की बात होती है
कि मैं पिछले 12-13 सालों से मैंने हरदोई जनपद का आसपास का क्षेत्र देखा हुआ है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है संडीला, जो पिछले काफी सालों से एकदम वीरान पड़ा हुआ था। कुछ कंपनियां यहाँ पे आती थी, लोग दरकिले से नहीं आते थे क्योंकि मानते थे कि मतलब पिछड़ा इलाका है या लोग परेशान करेंगे, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन इधर आने नहीं चाहते थे। लेकिन इस पिछले 2 से 3 सालों में जिस तेजी से प्रोग्रेस हुई है, वो ऐसा लगता है जैसे नोएडा और गुड़गांव कभी किसी समय पे डेवलप हुए होंगे, उस तरीके से लखनऊ के नजदीक में जिस तेजी से संडीला का विकास हुआ है, ये भी एक काबिले तारीफ है। इस सरकार में ये मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिजनेसमैन वहां पे आए, उनको जो सुविधाएं मिली हैं, ये पिछले आप 3 साल के 2.5 साल के रिकॉर्ड को आप अगर उठाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें खराब ही होती हैं। कुछ अच्छी ऐसी चीजें होती हैं जो देखी जाती हैं, और जो इन्वेस्टर्स आए हैं जिन्होंने अपनी अच्छी बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाया, जिससे कि यहाँ का रोजगार बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है, जिस तरीके से एक बड़ा हब तैयार हो रहा है, एक कॉर्पोरेट का बहुत बड़ा हब तैयार हो रहा है, बड़ी कंपनियां यहाँ पे जो आई हुई हैं, तो उसके साथ में ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसा टेक्निकली एजुकेशन अगर यहाँ पे स्टार्ट होती है तो भविष्य में ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा इस जिले के लिए। जो मैं मानती हूँ कि जो भी आगे इस टिकट जो लेकर के आता है, जो जीत के आता है इस जिले के लिए, उस पर विचार जरूर करे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं उनको जैसे मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मिला, इस तरीके से कोई भी एक IIT कॉलेज यहाँ पे मिले, जिससे कि बच्चे उस तरीके से आगे निकले। तो आज कॉर्पोरेट का एक हब यहाँ तैयार हो रहा है, तो उनको रोजगार भी यहाँ से मिल सके। राजवर्धन जी, आपने सुना विजयलक्ष्मी जी कह रही है कि इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो इंडस्ट्रियल हब में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला है हरदोई में। जी बिल्कुल सही कहा बड़ी बहन ने। लेकिन ये एक जो एरिया हमारा फिक्स है, जो हाईवे हमारा है लखनऊ हरदोई शाहजहांपुर वाला, वही तंग इंडस्ट्रियल एरिया का प्रभाव है। हम दूरगामी क्षेत्र में अगर जाते हैं, जैसे सवाजपुर विधानसभा हमारी, उसमें अगर हम जाते हैं, 5 नदियों से घिरा हमारा क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग जाते हैं, और हर वर्ष बाढ़ की तबाही की वजह से सैकड़ों गांव कट जाते हैं, जिसना सरकार का है जनप्रतिनिधियों को। और इतनी बड़ी विधानसभा होने के बाद वहां पे एक भी आज तक, आजादी के बाद से लेकर आज तक, एक भी कन्या डिग्री कॉलेज नहीं कन्याओं को पढ़ने के लिए है। रोजगार के नाम पर वहां के लोग दिल्ली और हरियाणा जाके रिक्शा चलाने का काम करते हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, हाँ, हाईवे पे जो हमारी बहन ने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया का काम चल रहा है, बड़े उद्योगपति इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो अच्छी चीज है। लेकिन दूरगामी क्षेत्रों में अगर हम बात करते हैं, जाके कटियारी में जाते हैं, सवाजपुर में जाते हैं, पछोए में जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां विकास की भी एक किरण भी नहीं पहुंची है। बहुत से गांव तो ऐसे हैं कि जहां तक अभी बिजली की रोशनी नहीं पहुंची है, लोग अभी भी मोमबत्ती के सहारे अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। आरिफ जी, बहुत राजवर्धन जी ने बताया कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली ही नहीं पहुंची है। आरिफ जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। समस्या बताई है भाई ने। इंटीरियर एरिया है, बिजली की व्यवस्था ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ की ना गई हो। वक्त के हिसाब से जो खंबे गाड़े गए, बाढ़ पीड़ित इलाका है, जो भी चीज लगाई गई वहाँ व्यवस्था की जा रही। जब तक पतला पानी आ गया, तमाम ऐसी सुविधाएं वहाँ भेजी गई जो बाढ़ से ग्रसित हो गई। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से घर घर बिजली पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी ने योजना बनाई है, आपकी उज्ज्वला योजना, उसके तहत वहाँ बिजली पहुंचाने का काम किया। बाढ़ रोकने के लिए, बाढ़ रोकने के कौन सी परियोजना आपने लागू कराई वहां पे? हर वर्ष जो बाढ़ की तबाही होती है, जिससे 50 हमारी बहनें, 50 माताएं बहनें प्रसव पीड़ा के चलते वहीं खत्म हो जाती है। इलाज के नाम पे उनको एम्बुलेंस नहीं वहां पहुंच पाती है। आपकी सरकार ने कौन सी ऐसी परियोजनाएं वहां लागू करी हैं जिसकी वजह से भविष्य में आने वाले 10-20 वर्षों में वहां के लोगों को सामान्य जीवन मिल सके? पुल तैयार हो रहा है जिससे कि फर्रुखाबाद बहुत जल्दी पहुंचा जाएगा। और बिजली के लिए आपको हम कई गांव आपको मुजवानी बता दे रहे, आप नोट कर लीजिए। अर्जुनपुर ग्राम सभा में कुड़ा ग्राम सभा है, कुड़ा गांव है, आज तक वहां के बासिंदों को बिजली देखने को नहीं मिली। मिलेगी जहाँ नहीं होता मिलेगी तो ठीक है। अब सरकार जहाँ कोई नहीं है वहीं तो 7 साल होने वाले, कब मिलेगी? मोदी जी की सरकार है, ये तो बता दीजिए जी। अरे मोदी जी की सरकार है तो सबको पता है, पूरे देश को पता है, लेकिन कब मिलेगी? अरे अभी तक लुटेरों का कब्जा था, 2014 के बाद तो राजा आया है। हिंदू मुस्लिम, अरे तो 10 साल तो हो चुके हैं मान्यवर, लुटेरों का कब्जा था, अब तो ईमानदारों का है। अरे अब तो 6 साल हो गए हैं, अरे अब तो 7 साल होने वाले हैं, अब तो नहीं। यार हिंदू मुस्लिम की बात करते हो, अभी भी आंखें नहीं खुली, कहाँ रहते हो? हिंदू मुस्लिम करते हो, हम मुसलमान नहीं है क्या? और क्या
और हमें एक काम बता दीजिए, एक भारतीय जनता पार्टी का काम बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक काम बता दीजिए। समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान आपने, करती आपके है, नेताओं ने, समाजवादी पार्टी ने आपके मुसलमान पैदा किया है, भाई भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, ये भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ काम किया है। फूट डालो राजनीति करो, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। समाज को बांटने का अरे काम कानू भाई भी तो रख देते समाजवादी पार्टी के। वहां पर हार जीत तय होती है कि वाकई में 2024 लोकसभा चुनाव में विकास के मुद्दों पर इस बार हरदोई में चुनाव लड़ा जाएगा। विजय लक्ष्मी जी जी जी, मैंने आपसे पूछा कि क्या एक इंसान के वर्चस्व से वहां पर हार जीत तय होती है या 2024 लोकसभा चुनाव में हरदोई में इस बार वाकई में विकास के मुद्दों पर लड़ाई होगी? मैं आपको ये बताना चाहूंगी आनंद जी कि ये हरदोई जनपद जो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इकलौता जनपद जो मुझे महसूस होता है कि यहाँ पर जैसा अभी आरिफ भाई और ये लोगों ने बोला, बात सही है, यहाँ जातगत बात नहीं होती है, हिंदू मुस्लिम बात नहीं होती है। और ये इकलौता एक जिला है जो इतने वर्षों में यहाँ पे मैंने कभी भी ये जो जात की लड़ाई है वो नहीं देखी कि हिंदू और मुस्लिमों का भी झगड़ा हुआ हो। तो ये एक मुद्दा हट जाता है कि यहाँ पे जातगत बात नहीं होती है, बात विकास ही की होती है। और अगर पिछले सालों में देखा जाता है, अगर हम विकास की बात करें तो रोडों जो सड़कों का जाल बिछा, उससे सुविधा ये जरूर हुई। मैंने आपसे बोला कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अलग चीजें हैं, लेकिन अगर वहां तक व्यक्ति पहले आ नहीं पाता था, रास्ते इतने खराब थे। अभी कुछ रास्ते ऐसे हैं जिले के जो अभी भी बहुत खराब दशा में है, लेकिन उनको जब उठाया जाता है, उन समस्याओं को लिया जाता है तो उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान जाता है। तो कुछ चीजें तो बदली उसमें से, लेकिन अभी भी जो 2-3 चीजें यहाँ पे हैं, वो सबसे मेन उद्देश्य है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं जो एक अच्छी पढ़ाई करने के बाद में, और जो बाढ़ जो होते हैं कि वो दिल्ली के लिए, नोएडा के लिए या मुंबई के लिए जो घर से बाहर निकलते हैं, तो उस विकास उनको रोजगार यही मिल सके। 6 से 7 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे हरदोई जनपद में हुआ, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ा जो हब आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर जा रहे थे जॉब करने के लिए, क्योंकि कैटेगरीज होती है, हर व्यक्ति को एक कैटेगरी नहीं मिल सकती है, जो व्यक्ति जिस काम को कर सकता है उसी कैटेगरी में जा सकता है। और रोजगार के लिए जो साधन यहाँ तैयार किए जाते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो या आपका आईटी से रिलेटेड हो, तो ऐसे बहुत सारे रोजगार यहाँ पे तैयार भी हुए हैं। और ये जिला पहले की अपेक्षा बहुत कुछ चीजों में जो ग्रोथ किया है, तो रोजगार यहाँ पर मिल भी रहे हैं। अगर देखिए ये जिले के लोग ही इसको निर्धारित करेंगे किस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है सतेंद्र जी, समाजवादी पार्टी जनता के बीच कौन कौन से मुद्दे इस बार उठाएगी और कैसे जनता के दिलों में विश्वास जगाएगी समाजवादी पार्टी? सतेंद्र जी। समाजवादी पार्टी सबसे प्रथम हरदोई जनपद की मैं बात कर लूं। हरदोई जनपद में अभी बयान ने कहा बहुत डेवलप हुआ, अच्छी है, हाँ बहुत हुआ। हमें बताओ ये रोजगार, इस समय रोजगार कैसे देंगे जब हमें वो माध्यम नहीं अभी तक सरकार ने उपलब्ध करा पाया जिससे हम उस काबिल बने और वहां रोजगार ले। ये काम सरकार का है। सतेंद्र जी, दूसरी बात मैं टोकना चाहूंगी यहाँ पे, नंदी जी, मुझे 2 मिनट मिलेगा? सतेंद्र जी, रोजगार देना मान लिया कि सरकार का काम होता है, सरकार का एक मानक होता है, हर व्यक्ति ये सोच ले हर काम सरकार ही कर देगी, कुछ हमारे आपके भी काम करने के लायक होते हैं। बच्चे हमारे आज पढ़ते हैं, शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगार ही नहीं, तो शिक्षा का मतलब एक सभ्यता से हमको जीना भी सिखाता है, हम एक समाज में रहना कैसे वो भी सिखाता है। और जब अगर आप शिक्षित हैं, या तो आप शिक्षित हैं, अगर बेरोजगार हैं तो शिक्षा आपने अच्छे तरीके से नहीं ली। अगर मैं पिछले देखती हूँ, कोरोना काल की बात करती हूँ, आपने नंदी जी देखा होगा बहुत से बच्चे प्रमोट कर दिए गए थे। तो मुझे लगता है आने वाले समय में वो 2 सालों में 3 सालों के जो बच्चे होंगे उनको बड़ा दिक्कत आएगी। और वो एक इस समय का एक कल्चर और बड़ा गंदा सा हुआ है, जो मैं चाहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से इसको उठाऊं थोड़ा सा इस बात पर, क्योंकि आज का जो एजुकेशन का सिस्टम बदला। पहले शिक्षा क्या होती थी, शिक्षक उस तरीके से शिक्षा देते थे, बच्चा ग्रहण करता था। कोरोना काल में एक ऑनलाइन की क्लासेस का एक सिस्टम चला, उससे क्या हुआ कि आपको बच्चे क्लास कितना पढ़ाई कर रहे हैं ये पता नहीं चलता, गार्जियंस की मजबूरी होगी फोन देना। लेकिन आज क्या हुआ कि उससे चीजें बदल रही हैं, बच्चे का एक कहते हैं ना साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है, तो वो
अब उसको लगता है कि ऑनलाइन अगर हम काम करेंगे, घर वाले हमें देख नहीं रहे, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो जो शिक्षित हो रहे हैं, जो पहले क्या होता था, एक प्रभाव था, पढ़ाई का एक प्रभाव था, वो गिर रहा है कहीं ना कहीं। वो अब हम मॉडर्न तो हो रहे हैं, लेकिन शिक्षा में स्तर गिर रहा है उसमें। आपका कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है? कहीं ना कहीं वो नुकसान भी पहुंचा रही है। अगर फायदा उसका अगर 10% मिल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमारे बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि वो चीजों की याद करने की जगह पे वो कोशिश करते हैं हम वहीं से सीख लेंगे। और शिक्षक भी, जो मैं कॉन्वेंट स्कूलों की बात करती हूँ, अदर स्कूलों की बात करती हूँ, वो अपना ये काम मानते हैं कि एक मैसेज डाल देते हैं, उसको अपनी ड्यूटी मान करके छोड़ देते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि एजुकेशन पर भी बेहद ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा प्रणाली जिस तरफ हमारी जा रही है, क्योंकि हम लोग ये तो मान रहे हैं कि रोजगार नहीं है, लेकिन शिक्षा पे विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं, जानकारियों का अभाव है। रोजगार मैडम, एक मिनट मैं भी बोलना चाहूँ। रोजगार, समाजवादी पार्टी के लोग सोफे पर बैठकर, कलब का कुर्ता पहनकर, बालू की ट्राली की प्लानिंग करके, तमाम उल्टे सीधे काम करके रोजगार चाहते हैं। बस ये वही रोजगार मांगते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने सदैव यही काम किया है। सोफे पे बैठ गए, कलब कुर्ता पहना, आदेश दे दिया, रोजगार आ गया। मेहनत करना जानते नहीं। यही काम करते थे क्या? आप जब समाजवादी पार्टी में थे तो क्या यही काम करते थे? हम समाज अनुभव बता रहे हैं, सानू जी अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में थे, और हमारे नेता जब तक समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी ठीक चली, और जब से हमारे नेता ने पार्टी को त्याग दिया, पार्टी ही खत्म हो गई है। मेरा नेता वही रहता है जहाँ पर सम्मान हो, जहाँ पर जनता का सम्मान हो, विकास करने की शक्ति हो। समाजवादी पार्टी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई है। इनकी शक्ति आजम खां जैसे लोगों पर लगी हुई थी। आज आजम खां जेल में है, तमाम फ्रॉड करके आजम खां जेल पहुंचे। इनकी शक्तियां ऐसे ही नेताओं के ऊपर खर्च हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की शक्ति जनता के ऊपर खर्च होती है। ठीक है सत्येंद्र जी, लास्ट कमेंट आपका, फिर राजवर्धन जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है सत्येंद्र जी। जो आपका अनुभव रहा है, जो समाजवादी पार्टी में मुश्किल के बाद मुझे लगता है कि आप वापस आओगे, यही लोग राजवर्धन जी, इंडिया गठबंधन की बात करें तो आप कहाँ देख रहे हैं समाज सेवी के रूप में, आप शिक्षा के रूप में आप हरदोई को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, शिक्षा के रूप अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो गवर्नमेंट की व्यवस्था कॉलेजेज है वो तो ना के बराबर, आप समझिए हमारी बात। हाँ, प्राइवेट सेक्टर के हमारे यहाँ जो स्कूल है, जो भी गार्जियंस है, वो भी सरकारी स्कूलों अपने बच्चे नहीं भेजना चाहते। वास्तविकता जो है, प्राइमरी जितने भी स्कूल है पूरे जनपद की अगर हम लोग बात कर लें, तो शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या अधिक होगी, बच्चों की संख्या कम होगी। जबकि सरकार के द्वारा वजीफा की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ होने के बाद भी कितने नेता, कितने अधिकारी, कितने मीडिया के लोग, कितने जागरूक लोग, एक भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। देखिए, वास्तविकता जो है उस चीज को हम बताना चाह रहे हैं। प्राइवेट अगर स्कूल नहीं है तो निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं ध्वस्त है। और हमारे जनपद में कन्याओं को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं करी गई है, जिससे हमारे यहाँ के बालिकाओं को भी शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छा स्तर दिया जा सके। पूरे जनपद में, हरदोई जनपद की अगर नगर की हम बात करें, तो नगर में 2 से 3 डिग्री कॉलेज केवल मात्र है, जबकि इतनी बड़ी आबादी पे कम से कम 10 डिग्री कॉलेज गर्ल्स के अलग से होना चाहिए। तो शिक्षा की व्यवस्था। लास्ट कमेंट आपका आरिफ जी। जी, और जो ये 2024 का लोकसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से हमने आपको बता दिया है कि ये चुनाव कानून व्यवस्था को लेके और विपक्ष की फूट को लेके ही भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जिसको भी टिकट देगी उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें कहीं पे कोई फाइट नहीं, कोई लड़ाई में नहीं है। निश्चित रूप से उनकी रणनीति काम आएगी और उनका सांसद पुनः यहाँ से जीत के जाएगा। वो जिसको भी टिकट दे दें, या आप मान के चलिए हमारी बात, वो टिकट जिसके भी गले में डाल देंगे वो यहाँ का सांसद बन जाएगा। ठीक है, तमाम चर्चाएं हुई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरदोई को लेकर हमने आज सियासी माहौल वहाँ पर क्या कुछ बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस के नेता हम लोग को जीता मानते हैं। वहाँ पर सियासी मुद्दे उठने वाले हैं अगर 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नेता का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।